डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 73। अंबर को जाता देख अगस्त्य भी उसके पीछे पीछे चला गया। वह जैसे ही दरवाजे तक पहुंचा, पीछे से शौर्य ने उसे आवाज दे दी। मिस्टर देवराज, आप मेरी वाइफ को कैसे जानते हैं? शौर्य सवाल करता हुआ बोला। शौर्य की बात सुन अगस्त्य जाते जाते रुक गया। शौर्य के मुंह से मेरी वाइफ सुनकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वह कोल्ड एक्सप्रेशन लिए शौर्य की तरफ पलट गया। आपकी वाइफ? शौर्य के मुंह से वाइफ शब्द सुनकर अगस्त्य वियर्ड एक्सप्रेशन लिए उसकी तरफ देखने लगा। अगस्त्य को ऐसे देखता देख शौर्य के एक्सप्रेशन अजीब हो गए। उसके चेहरे के अजीब एक्सप्रेशन देखकर अगस्त्य के चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मिस्टर ठाकुर, जहां तक मुझे पता है अंबर और आपका डिवोर्स 4 साल पहले ही हो चुका है, तो आप प्लीज उसे अपनी वाइफ कहना बंद कीजिए, वरना लोगों को लगेगा कि वह अब भी आपकी वाइफ है। और रहा सवाल मैं अंबर को कैसे जानता हूं, तो ये मेरे और अम्मू के बीच की बात है और मैं अपनी पर्सनल बातों को शेयर करना पसंद नहीं करता, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। शौर्य की बात पर अगस्त्य जवाब देकर मुड़ गया, पर जैसे ही मुड़ा शौर्य ने फिर उसे रोक दिया। ओह, ऐसा क्या? मिस्टर देवराज, मुझे नहीं लगता आपको मुझे एडवाइस देनी चाहिए। अंबर से भले ही मेरी वाइफ नहीं है, पर अब भी वह मेरी बेटी की माँ है, और कैसा भी हो पर हमारे बीच में एक रिश्ता है। पर जिस तरह आप अंबर को देख रहे थे, मुझे लगता है अंबर को आप में कोई दिलचस्पी है। वैसे एक एडवाइस मेरी भी है आपके लिए, अंबर के पीछे वक्त जाया करना बंद कीजिए। अंबर वैसी लड़कियों में से नहीं है जैसा आप उसे समझ रहे हैं। शौर्य अगस्त्य को टॉन्ट करता हुआ उसे साइड कर वहां से निकल गया। शौर्य की बात पर अगस्त्य वहां खड़ा का खड़ा रह गया। उसके मुंह से बेटी सुनकर अगस्त्य चौंक गया। उसे पता नहीं था अंबर और शौर्य की बेटी है। अंबर की बेटी का सोचकर अगस्त्य का मन अजीब सा हो गया। उसे शौर्य जलन सी जो उठी। आह, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है कि अंबर की एक बेटी है। मेरे लिए यही काफी है कि वह शख्स उसकी जिंदगी में नहीं है। शौर्य के लिए अपनी जेलसी देख अगस्त्य खुद पर ही झल्ला गया। अगस्त्य अपने आप से बातें करता हुआ अंबर के कैबिन की तरफ आ गया। उसने अंबर के कैबिन में नॉक किया तो अंबर ने अंदर आने को कह दिया। उसके मुंह से कम इन सुनकर अगस्त्य सीधे अंदर चला गया। अंदर अंबर अपने काम में बिजी ही दरवाजे पर नॉक करने की आवाज सुनकर उसने कम इन तो कह दिया, पर उसे इतनी भी फुर्सत नहीं हो रही थी कि नजरें उठाकर देख ले कि आखिर आया कौन है। वह सब रूही, तुम्हें कुछ कहना है? अंबर को लगा रूही है, उसने सीधे उससे पूछ लिया। अंबर का सवाल सुन अगस्त्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह मुस्कुराता हुआ बोला, लगता है आप बहुत बिजी है मिस दीवान, शायद मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। आप काम कीजिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अगस्त्य की आवाज पर अंबर ने नजरें उठाकर ऊपर देखा तो सामने अगस्त्य को खड़े देख ऑकवर्ड हो गई। उसने तुरंत उसे सॉरी बोल दिया। ओह नो मिस्टर देवराज, सॉरी, मुझे लगा रूही है तो मैंने देखा नहीं आप कुछ कह रहे थे। नहीं, इट्स ओके, प्लीज डोंट से सॉरी, मैं तो बस आपको रिमाइंड कराने आया था कि अभी तक आपने मुझे डिनर के लिए इनवाइट नहीं किया। अंबर को सॉरी बोलते देख अगस्त्य ने उसे रोकते हुए कहा। अगस्त्य के मुंह से डिनर का सुनकर अंबर थोड़ा झेपसा गई। उसने अगस्त्य के सेल्फ इनविटेशन पर हाँ तो बोल दिया, पर उसे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था तो वह भूल ही गई। अभी अगस्त्य को रिमाइंड कराते देख उसको याद आया, मैं आपको ऑफिस के बाद कनेक्ट करती हूँ मिस्टर देवराज। वैसे मुझे आपसे कुछ डिटेल्स भी चाहिए है, तो एक साथ दोनों काम जो जाएंगे वो से। इट्स कम्प्लीटली फाइन विथ मी। ओके देन, सी यू इन इवनिंग। अंबर की बात पर अगस्त्य उसे बाय कहकर वहां से निकल गया। तारांकन। अंबर के ऑफिस से निकलकर शौर्य तने के ऑफिस जाने के लिए निकल गया। अंबर के ऑफिस से निकलकर पूरे रास्ते उसके दिमाग में बस अंबर का चेहरा घूम रहा था। पहली बार उसे अलग रूप में देखकर शौर्य के दिलो दिमाग में पूरी तरह अंबर छाई हुई थी। अंबर को मीटिंग रूम में देख एक पल के लिए तो उसे ऐसे लगा जैसे वह सब कुछ भूल गया हो, उसे अंबर के आगे कुछ दिखाई ना दिया हो। उसकी बातें, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग था। उसे लगा ही नहीं कि वह वही अंबर है जिसे वह जानता था। अंबर के उसे नए रूप ने उसकी धड़कनें तेज कर दी। शौर्य अंबर के ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक अगस्त्य की याद ने उसे वर्तमान में लाकर खड़ा कर दिया। अंबर और अगस्त्य के बीच की नजदीकी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अगस्त्य के बारे में सोचकर शौर्य के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। आखिर तुम चाहते क्या हो अगस्त्य देवराज? तुम अंबर के पीछे क्यों पड़े हो? मुझे जानना होगा। खैर, तुम जो भी सोच रहे हो मैं तुम्हें कामयाब नहीं होने दूंगा। शौर्य खुद से बड़बड़ा उठा। अंबर और अगस्त्य के ख्यालों में उलझा हुए शौर्य ने गाड़ी रोकी तो वह तने के ऑफिस के बाहर था।
शौर्य जल्दी से गाड़ी पार्क कर सीधा अंदर चला गया। शौर्य को वहां आने को कहकर तने अपने ऑफिस में बैठा शौर्य का ही इंतजार कर रहा था। कल शाम शौर्य से बात होने के बाद वह पूरी रात इन्वेस्टिगेशन में बिजी था। इन्वेस्टिगेशन के चक्कर से वह पूरी रात पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड छान रहा था। एक बार के लिए उसे लगा कि उसे कुछ नहीं मिलने वाला है, पर किस्मत से उसे कुछ ऐसा मिल गया जिसने उसे सबूतों तक पहुंचा ही दिया। उन सबूतों को लेकर वह जस्ट कुछ देर पहले ही ऑफिस पहुंचा और जैसे पहुंचा उसने तुरंत शौर्य को कॉल कर दिया। तने की कॉल के आधे घंटे बाद ही शौर्य उसके सामने था। शौर्य को वहां देख तने गहरी सांस लेते हुए उसके आगे पेनड्राइव रख दी जिसमें उसने सारे सबूत इकट्ठे किए थे। ये रहा जो तुम्हें चाहिए। इसमें वो सारे रिकॉर्ड और लॉकअप की सारी फोटोज है जो 4 साल पहले हादसे में जल गई थी। इन्हें भी निकालने के लिए मैंने क्या रिस्क लिया तुम सोच भी नहीं सकते। अब तुम आराम से इन्हें देखो और मुझे थोड़ा आराम करने दो। मुझे लगता है इसे देखने के बाद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शौर्य को देख तने उबासी लेते हुए कहा और उसे पेनड्राइव पकड़ा कर वह टेबल पर ही लेट गया। तने से पेनड्राइव लेकर शौर्य खड़ा हो गया। वह उसे तने के सिस्टम से कनेक्ट कर देखने की सोच ही रहा था कि उसे ऑफिस से उसे अनुज का कॉल आ गया। अनुज की बार बार आती कॉल देख शौर्य ने कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से अनुज की बात सुनकर वह सिस्टम को ओपन जो छोड़कर पेनड्राइव को अपनी जेब की पॉकेट में डालकर वहां से निकल गया। शौर्य ऑफिस पहुंचा तो अनुज बाहर ही खड़ा था। शौर्य को देखते ही वह भागता हुआ, सर सिचुएशन बहुत खराब है, सारी टेक्निकल टीम आपके ऑर्डर का वेट कर रही है। उन्होंने बहुत कोशिश की हमारा सिस्टम ठीक करने की, पर कोई नहीं कर पा रहा है और हमारी इंटरनल फाइल सारा डाटा लीक हो रहा। हमने जल्दी सिचुएशन ठीक नहीं की तो हमारा सारा डाटा लीक हो जाएगा। शौर्य को देखते ही अनुज ने सारी रिपोर्ट उसे दे दी। शौर्य ने ये सुना तो उसका चेहरा डार्क हो गया। इतने साल से वह इस फील्ड में काम कर रहा था पर कभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, पर पहली बार अपने सारे ऐसी सिचुएशन देखकर वह भी पैनिक हो गया। टेक टीम को कहो तुरंत समर्थ को कनेक्ट करे। अब तक टेक टीम कर क्या रही थी? अगर उनसे नहीं संभल रहा था तो उन्हें कॉल करना चाहिए था। ये लोग क्या सारा डाटा पब्लिक होने का वेट कर रहे हैं? टेक टीम से कहो अभी मैं मीटिंग रूम में आए तुरंत और तुम मुझे सारा डाटा भेजो और समर्थ का नंबर भेजो मुझे। अनुज की बात पर शौर्य चिल्लाते हुए बोला। शौर्य की बात पर अनुज ये सर कहते हुए टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ चला गया। जब तक उसकी मीटिंग खत्म हुई शाम हो चुकी थी। मीटिंग के तुरंत बाद शौर्य ने समर्थ को कनेक्ट कर लिया था और समर्थ की वजह से ही सिचुएशन कंट्रोल हो पाई थी। मुश्किल से जाकर डाटा सेव हुआ था, अभी रिस्टोर बाकी था। शौर्य उन सब में इतना बुरी तरह उलझा कि कब शाम से रात हो गई उसे पता ही नहीं चला। रात के 9 बजे जाकर वह फ्री हुआ। जैसे ही वह फ्री होकर अपने ऑफिस में आया तो अनुज उसके लिए कॉफ़ी लेकर आ गया। कॉफ़ी पीते पीते अचानक उसके दिमाग में पेनड्राइव का ख्याल आ गया। शौर्य ने पॉकेट से पेनड्राइव निकालकर उसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया। वह जैसे ही प्ले बटन पर क्लिक करने को हुआ उसे फिर से कॉल आ गया। फोन की रिंगटोन सुनकर शौर्य एक बार फिर प्ले करते करते रुक गया। फोन की रिंगटोन सुनकर उसने टेबल से फोन उठाकर देखा तो कॉल केतन का। इतनी रात गए केतन का कॉल देखकर शौर्य ने झल्लाते हुए फोन कट करने को हुआ, मगर कट करने के बजाय रिसीव वाले ऑप्शन पर उसने स्लाइड कर दिया। केतन मैं अभी बिजी हूँ, तुम्हें जो बात करनी होगी कल करना, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। फोन रिसीव होते देख शौर्य ने टालने के अंदाज में कहा, पर केतन ने उसे रोक दिया। सर छोटे बाबा फिर घर से चले गए। शाम की उनकी देहरादून की फ्लाइट थी। हम घर से एयरपोर्ट जाने के लिए निकले। अचानक बाबा ने पानी के लिए गाड़ी रुकवा दी। जैसे मैं उनको गाड़ी में छोड़कर शॉप से पानी लेने गया वो वहां से निकल गए। मैंने आसपास में बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। जो जाने से पहले बस एक ही जिद कर रहे थे कि उन्हें किसी ब्यूटीफुल आंटी से मिलना है। शौर्य को कॉल काटते देख केतन एक सांस में बोलता चला गया। उसकी बात जैसे ही खत्म हुई शौर्य का चेहरा फिर डार्क हो गया। मीरांश एक बार फिर इस तरह बिना बताए देख उसका खून खौल गया। वह केतन को घर पर ही रहने को कहकर वहां से गाड़ी की चाबी लेकर निकल गया। तारांकन अंबर पूरे दिन भर काम में इतना बिजी थी कि उसे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। जैसे ही वह थोड़ा फ्री हुई उसे अगस्त्य का कॉल आ गया, ये बताने के लिए कि वह रेस्टोरेंट पहुंच गया है। उसे वक्त से पहले ही पहुंचते देख अंबर ने थोड़ी देर में पहुंचती हूँ कहकर जल्दी से अपना सामान समेट लिया। ऑफिस का सारा सामान समेटकर वह अगस्त्य की भेजी हुई लोकेशन की तरफ निकल गई। हालांकि जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, पर अगस्त्य ने उसे आने के लिए मजबूर कर दिया तो उसे जाना पड़ा। अंबर अगस्त्य की बताए लोकेशन पर पहुंची तो वह रेस्टोरेंट बेहद ही खूबसूरत जगह पर था। चारों तरफ उसके पानी था और पानी के बीचों बीच बना वह छोटा सा रहा रेस्टोरेंट अपने फूड के लिए बहुत मशहूर था। अंबर ने अंदर एंटर किया तो अगस्त्य किसी जेंटलमैन की तरह उसका वेट कर रहा था। रोजाना की तरह सूट और टाई के बजाय उसे फॉर्मल कपड़ों में देखकर अंबर हैरान रह गई।
एक पल के लिए उसकी आंखें उसके चेहरे पर जाकर रुक गई। उसे किसी खूबसूरत पेंटिंग की तरह बैठे इंतजार करते देख अंबर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हेलो मिस्टर देवराज, आई होप आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा हो। अगस्त्य को बैठे देख अंबर उसकी टेबल की तरफ चले गई। जैसे ही अगस्त्य की नज़र उस पर पड़ी वह अपनी चेयर से उठकर अंबर की तरफ आ गया। उसने अंबर के पास आकर उसके लिए चेयर खिसका दिया। अगस्त्य को ऐसे अपने लिए चेयर पुल करते देख अंबर उसके चेहरे को देखती रह गई। उसे ये सब की आदत नहीं थी तो उसके लिए थोड़ा अजीब हो गया, पर फिर भी वह थैंक यू कहते चेयर पर जाकर बैठ गई। अंबर ने चेयर पर बैठकर चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो पूरा रेस्टोरेंट खाली थी। सिर्फ एक टेबल सेट की गई थी जिसमें अगस्त्य और वो बैठे हुए थे। आते वक्त लाइट कम होने की वजह से उसका ध्यान नहीं गया था, पर उसने गौर से देखा तो वहां वाकई कोई नहीं था। चारों तरफ शांति के बीच हल्का सा म्यूजिक कर रहा था और रेस्टोरेंट्स की लाइट भी बहुत हल्की थी, इतनी हल्की कि अंबर बस अगस्त्य का चेहरा देख पा रही थी। पूरे रेस्टोरेंट को ऐसे देख अंबर हैरानी से अगस्त्य की तरफ मुड़ गई। मिस्टर देवराज, आपको नहीं लगता ये बहुत अजीब जगह है? इस पूरे रेस्टोरेंट में आप और मेरी जगह कोई नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ का थीम भी कितना डार्क है, ऐसा लग रहा जैसे हॉन्टेड हाउस है। Isn't it look so weird? चारों तरफ देख लेने के बाद अंबर सवाल करती हुई अगस्त्य की तरफ मुड़ी तो उसे खुद को ही घूरते देख सकपका गई। अंबर के मुंह से हॉन्टेड हाउस सुनकर अगस्त्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। पूरे 5 घंटे लगाकर उसने कपल थीम के अकॉर्डिंग पूरा रेस्टोरेंट डेकोरेट करवाया था और अंबर को उसे हॉन्टेड हाउस कहते देख उसकी हंसी छूट गई। अपने सवाल के बदले अगस्त्य को हंसते देख अंबर उसे देखते रह गई। हल्की धीमी रोशनी में उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख उसकी नजरें खुद ब खुद उसके चेहरे पर जाकर थम गई। अगस्त्य जैसे सीरियस और एक्सप्रेशनलेस रहने वाले शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट इतनी खूबसूरत लग रही थी कि नजरें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। अंबर को अपनी तरफ देखते देख अगस्त्य की हंसी मुस्कुराहट में बदल मिस्चीवियस स्माइल लिए उसने अपना चेहरा अंबर के एकदम करीब कर दिया। अगर तुम्हें मुझे देखना ही है तो पास से देखो अंबर, लोग कहते हैं मैं पास से और अच्छा लगता हूँ, तुम्हें क्या लगता है? अगस्त्य अपना चेहरा अंबर के चेहरे के एकदम करीब लाकर बोला तो उसकी सांसों की गर्म हवा ने अंबर का चेहरा लाल कर दिया। उसने तुरंत उसके चेहरे से अपनी नजरें फेर ली। मिस्टर देवराज, ये बहुत बुरा जोक था। वैसे भी मैं आपको नहीं देख रही थी, मैं इस वियर्ड सी डेकोरेशन को देख रही थी। कौन बेवकूफ़ होगा जिसने ये थीम क्रिएट की होगी? रेस्टोरेंट में कोई ऐसी थीम क्रिएट करता है क्या? अगस्त्य की बात सुनकर अंबर सवाल करती हुई बोली। जैसे ही अंबर के मुंह से अगस्त्य ये सुना उसकी हंसी फिर छूट गई। उसने अपने 5 घंटे की मेहनत को चुटकियों में बर्बाद करते देख उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। इफ़ यू डोंट लाइक इट, मैं इसे चेंज करने को कहता हूँ। अगस्त्य अंबर को वहीं बैठने को कहकर उठ गया और साइड आकर उसने ने रेस्टोरेंट मैनेजर को कॉल कर दिया और उसे तुरंत लाइट्स चेंज करने को कहकर वह वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। अगस्त्य के कहते ही थोड़ी देर में रेस्टोरेंट की लाइट्स ऑन हो गई। पूरा कर रेस्टोरेंट लाइट्स और पानी से आ रही लाइट के रिफ्लेक्शन से जगमगा गया। रेस्टोरेंट को नॉर्मल कंडीशन में देख अंबर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अंबर खाना ऑर्डर करने के लिए मेन्यू उठाया तो उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आ गई। अपना फ़ोन बजते देख अंबर ने पर्स से फ़ोन निकाल कर देखा जा सकता तो मीरांश की कॉल थी। उसकी कॉल देख अंबर ने तुरंत ही फ़ोन रिसीव कर लिया। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया सामने से मीरांश की रोती हुई आवाज़ सुनकर अंबर चेयर से उठ गई। आई एम सो सॉरी मिस्टर देवराज, पर मुझे जाना होगा। मैं आपके साथ फिर कभी डिनर करूँगी। अभी मुझे जाना होगा, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। अंबर एक सांस में अपनी बात कहकर अपना पर्स उठाए बाहर की तरफ चली गई। अंबर को जाते देख अगस्त्य उसे आवाज़ देता हुआ उसके पीछे पीछे आया, मगर उसके आवाज़ देने से पहले ही अंबर ने गाड़ी में बैठकर अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। अंबर को इतनी जल्दीबाजी में जाते देख अगस्त्य गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंबर के साथ वाली सीट में जाकर बैठ गया। एपिसोड 74। अंबर अपने घर के बाहर पहुंची तो मीरांश गेट के बाहर कोने में अकेले बैठा हुआ। उसे इस तरह अकेले डरे सहमे देख अंबर गाड़ी पार्क कर उसकी तरफ आ गई। मीरांश, आप ठीक तो है ना बेबी? अंबर सवाल करते हुए बोली तो मीरांश ने उठकर उसे गले से लगा लिया। आप मुझसे मिलने आई क्यों नहीं ब्यूटीफुल आंटी? आपको पता है मैं आपका वेट कर रहा था। मीरांश अंबर के गले लगकर उससे सवाल करते हुए बोला, मगर उसके सवाल ने अंबर को खामोश कर दिया। अब वो क्या कहती कि उसे ध्यान नहीं रहा, ऊपर से सुबह से इतना काम था कि उसे सांस लेने की फुर्सत नहीं हुई, फिर बाकी चीजें तो फिर दूर की बात थी। अपनी वजह से उसे इतना अपसेट देख अंबर ने उसे सॉरी बोल दिया। आई एम सॉरी मीरांश, पर आप ये बताओ आप इतनी रात गए यहाँ क्यों हैं? आपको मुझसे मिलना ही था तो मैं आ जाती बेबी, आप मुझे एक बार कॉल करके रिमाइंड करा देते। ऐसे आपको अकेले नहीं आना चाहिए था।
आपको पता है ना लास्ट टाइम कैसे आपको बैड अंकल मिले थे, अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या आपने अपने डैडी को बताया है आप यहाँ हो? अंबर ने एक साथ कई सवाल कर दिए। अंबर का सवाल सुन मीरांश ने ना में सिर हिला दिया। उस बच्चे को ऐसे बिना बताए अपने घर पर देख अंबर ने अपना माथा पकड़ लिया। अच्छा अपना फ़ोन दीजिए, मैं आपके डैडी से बात करती हूँ, कम से कम उन्हें इन्फॉर्म तो कर देते हैं कि आप मेरे साथ हो। अंबर ने उसके कंधे पर लटकाया छोटा सा बैग ले लिया। अंबर ने उसके बैग से फ़ोन निकालकर उसके डैड का नंबर डायल किया तो नंबर बिजी जा रहा था। मीरांश के पेरेंट्स का नंबर बिजी देख अंबर खुद से बड़बड़ा उठी। कैसे लापरवाह डैड है, अपने बच्चे की फिक्र ही नहीं है, ये तक नहीं पता कि बच्चा भाग गया, पता नहीं कैसे पेरेंट्स है। अंबर मन ही मन उलझ गई। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आपके डैडी को मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ, आप मेरे साथ ऊपर चलो, जब तक आपके डैडी नहीं आते आप समर के साथ खेल लेना ओके। उसके डैड का नंबर ना लगते देख अंबर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर वह लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। अंबर ने जैसे ही 3-4 कदम बढ़ाए उसे याद आया कि उसके साथ अगस्त्य भी था। अगस्त्य के बारे में सोचकर अंबर पीछे की तरफ मुड़ गई। उसने पीछे देखा तो अगस्त्य अब भी वहीं खड़ा था। उसे वहां खड़े घूरते देख अंबर ने आवाज दे दी, मिस्टर देवराज आप भी ऊपर आ जाए, मैं चैतन्य से कहकर बाद में आपको ड्रॉप करवा दूंगी। आर यू श्योर? आपको अजीब तो नहीं लगेगा मिस दीवान? अंबर की बात पर अगस्त्य ने उल्टा सवाल कर दिया। इस तरह अंबर को परेशान देख उसे लगा था कि शायद कोई सीरियस बात होगी इसीलिए यहाँ आ गया, पर यहाँ आकर पता चला कि अंबर किसी बच्चे की वजह से आई तो वह उस बच्चे को देखकर हैरान रह गया। एक पल के लिए उसे लगा कि वह शौर्य और अंबर का बच्चा है जिसके बारे में शौर्य बात कर रहा था, पर जब अंबर के मुंह से उसने उसके डैडी के बारे में सुना तो जाकर उसकी जान में जान आई। उन दोनों को बिजी देख वह खामोशी से चुपचाप पीछे खड़ा हो गया। नो नॉट एट ऑल, आप प्लीज आ जाए। अगस्त्य को ऑकवर्ड फील करता देख अंबर ने उसे आने को कह दिया। अंबर के कहने पर अगस्त्य उसके पीछे पीछे आ गया। वो तीनों अंबर के अपार्टमेंट में इंटर हुए तो घर में सिर्फ मालती आंटी और समर थी। मीरांश को देखते ही समर एक्साइटेड होकर उसके पास आ गई। मम्मा आपने बताया क्यों नहीं कि मीरांश आने वाला ही? आपने तो कहा था हम मिलने जाएंगे, मैं आपके ही आने का वेट कर रही थी। मीरांश कम विथ मी, आई विल शो यू माई गेम कलेक्शन, समर एक्साइटेड होकर सवाल करती हुई बोली और मीरांश का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर चली गई। उन दोनों को जाते देख अंबर पीछे मुड़ी तो अगस्त्य को दरवाजे पर खड़ा देख उसने आवाज दे दी, मिस्टर देवराज प्लीज कम इनसाइड। सॉरी मेरी बेटी ने लिविंग रूम मैसी बनाया हुआ, प्लीज आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अगस्त्य को देख अंबर ने समर की बुक्स वगैरह समेट दी और सोफे को ठीक कर अगस्त्य के बैठने की जगह बना दी। अंबर की बात पर अगस्त्य थैंक यू कहते हुए सोफे पर जाकर बैठ गया। उसे बैठे देख अंबर ने मालती आंटी को उसे पानी देने के लिए कह दिया। वह खुद अपन बैग लिए अपने रूम में चले गई। उधर शौर्य ऑफिस से निकलकर रास्ते में था। उसने रास्ते से ही तने को कॉल कर मीरांश की लोकेशन ट्रेस करने को कह दिया। उसे जैसे ही मीरांश का लोकेशन एड्रेस मिला वह हैरान रह गया। मीरांश की करंट लोकेशन अंबर की बिल्डिंग की देख वह तुरंत अंबर के घर के लिए निकल गया। वह जैसे ही अंबर के घर पहुंचने वाला था उसके फोन पर एक मैसेज आ गया। शौर्य ने तने का कॉल कट कर मैसेज चेक किया तो मैसेज मीरांश के फोन से था और उस पर अंबर की बिल्डिंग का एड्रेस दिया हुआ था। उस एड्रेस को पढ़कर शौर्य सोच में पड़ गया। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, पर मीरांश अंबर को कैसे जानता है? क्या अंबर को पता है मीरांश कौन है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंबर को पता नहीं चलना चाहिए कि मीरांश कौन है, लेकिन अगर मीरांश ने खुद बता दिया तो नो आई हैव टू स्टॉप हिम। अंबर को सच पता चलेगा तो वह मुझसे और नफरत करेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अंबर और मीरांश का एक दूसरे के साथ होने का सोचकर शौर्य खुद से ही बड़बड़ा गया। उसने खुद से बड़बड़ाते हुए गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। उस स्पीड से वह 20 मिनट के बजाय 10 मिनट में ही अंबर के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था। शौर्य गाड़ी से बाहर उतरा तो उसके मन में उथल पुथल मच गया। उसे ये शो करना था कि क्या मीरांश अंबर के घर पर है या नहीं, पर यह भी अवॉइड करना था कि अंबर उसे देखे ना। वह क्या करूं सोच ही रहा था कि अचानक कुछ सोचकर उसने मीरांश का नंबर डायल कर दिया। उधर हॉल में अगस्त्य को मालती आंटी के साथ छोड़कर अंबर अपने कपड़े चेंज करने के लिए अपने रूम पर गई ही थी कि टेबल पर रखा मीरांश का फोन बज गया। मीरांश का फोन रिंग करते देख अगस्त्य उसे अंबर को देने हुआ, पर फिर उसे परेशान न करने का सोचकर उसने खुद ही फोन उठा लिया। हेलो हेलो, हु इज दिस? कौन बात कर रहे हैं? क्या ये अंबर दीवान का नंबर है? दूसरी तरफ से आती किसी आदमी की आवाज सुनकर शौर्य ने कंफर्म करने के लिए सवाल कर दिया। जी हाँ, ये अंबर का ही घर है, लेकिन आप कौन बात कर रहे हैं? शौर्य का अटपटा सवाल सुनकर अगस्त्य ने जवाब दिया। अंबर के घर पर किसी और के होने का सोचकर शौर्य टेंशन में आ गया। वह तुरंत सवाल करता हुआ बोला,
तुम कौन हो और अंबर के घर पर क्या कर रहे हो और मीरांश का फोन तुम्हारे पास कैसे आया, बोलो, जवाब दो। अगस्त्य ने जैसे ही मीरांश का नाम सुना वह समझ गया कि शायद उसने अंबर का फोन समझकर मीरांश का कॉल रिसीव कर लिया। ओह, तो आप मीरांश के डैड बात कर रहे हैं। सॉरी, आपका बेटा यही है। वह समर के साथ खेल रहा था तो अपना फोन बाहर ही छोड़ गया। मैं अंबर को बता देता हूँ वह आपके बेटे को बाहर। अगस्त्य बाहर के आगे कुछ बोलता इससे पहले ही शौर्य ने बिना कुछ कहे फोन पर डिस्कनेक्ट कर दिया। शौर्य को ऐसे कॉल कट करते देख अगस्त्य वियर्ड से लुक देते हुए बैठ गया। फोन पर किसी लड़के की आवाज सुनकर शौर्य पैनिक हो गया। अंबर के किसी और के साथ होने के ख्याल ने उसे पागल कर दिया। वह गुस्से में अपनी गाड़ी पार्क कर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। शौर्य अंबर के अपार्टमेंट के बाहर पहुंचा तो जाकर उसे थोड़ा होश आया। वह जल्दीबाजी में डोरबेल बजाते बजाते रुक गया। गुस्से में वह यहाँ तक तो आ गया, पर उसको देखकर मीरांश और अंबर के क्या रिएक्शन होंगे ये सोचकर वह दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। अंबर अपने कपड़े चेंज कर बाहर आई तो अगस्त्य बैठा मालती आंटी से बातें कर रहा था। उसे इस तरह काम एंड कंपोज होकर मालती आंटी से बातें करते देख अंबर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह अगस्त्य को कॉफी के लिए आवाज देने को हुई ही थी कि किसी ने डोरबेल बजा दिया। डोरबेल की आवाज सुनकर अंबर दरवाजे की तरफ चले गई। अंबर ने दरवाजा खोला तो सामने वाले की तरफ देखे बिना वह बोलती चली गई, चिट्टी, तुझे आने में आज इतनी देर क्यों हो गई? कहाँ रह गया था? मैं कब से तेरा वेट कर रही थी मिस्टर देवराज। अंबर बोलते बोलते दरवाजे की तरफ मुड़ी तो दरवाजे पर शौर्य को खड़े देख वह चौंक गई। उसे लगा था दरवाजे पर चैतन्य होगा, इसलिए वह उसे अगस्त्य को ड्रॉप करने के लिए कहने वाली थी, पर सामने खड़े शौर्य को देख वह मिस्टर देवराज कहते कहते रुक गई। अंबर के मुंह से देवराज सुनकर शौर्य सीधे अंदर आ गया। वैसे जैसे ही हॉल में आया वहां अगस्त्य को बैठे देख उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अगस्त्य को अंबर के घर पर देखकर वह अंबर की तरफ देख घूरने लग गया। शौर्य को अपनी ओर ऐसे घूरते देख अंबर ने दरवाजा बंद कर दिया। वह दरवाजा बंद कर हॉल में आई तो उसे वहां देखकर उसने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उसी से सवाल कर दिया, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो शौर्य? अंबर को सवाल करता देख शौर्य के चेहरे पर कड़वी सी मुस्कुराहट आ गई। वह उल्टा अंबर से ही सवाल करता हुआ बोला, पहले तुम बताओ ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है अंबर? शौर्य अगस्त्य को खाने वाली नजरों से देखते हुए बोला। इससे पहले कि अंबर शौर्य के सवाल का कोई जवाब देती पीछे से कमरे में दो आवाजें आ गई। डैडी, हैंडसम अंकल। पीछे से आती आवाजें सुनकर सबकी नजरें समर के रूम के बाहर खड़े मीरांश और समर की तरफ चले गई। मीरांश के मुंह से डैडी सुनकर अंबर शौर्य की तरफ हैरानी से देखने लग गई। अंबर को अपनी तरफ घूरता देख शौर्य का चेहरा अजीब हो गया। उसे लगा था सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी, वह संभाल लेगा, पर अंबर को इस तरह अपनी तरफ देखते देख उसे कोई जवाब जी नहीं सूझा। मीरांश के मुंह से शौर्य के लिए डैडी सुनकर यहाँ तक कि अगस्त्य भी हैरान रह गया। मिस्टर ठाकुर, तो आप हैं मीरांश? नमस्ते के डैड, हम लोग आपका ही वेट कर रहे थे, आप सही वक्त पर आए। उनके बीच की खामोशी देखकर अगस्त्य ने पहल कर दी। वह शौर्य से सवाल करता हुआ बोला। उसका सवाल सुन शौर्य का चेहरा डार्क हो गया। वह अगस्त्य को जवाब देने अंबर की तरफ पलट गया। अंबर, लेट मी एक्सप्लेन। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। मीरांश मेरा बेटा है, पर वैसा नहीं जैसा तुम समझ रही हो। अंबर को अपनी ओर इतने अजीब तरीके से देखता देख शौर्य बेचैन हो गया। शौर्य की बातें उसके और मीरांश के बीच के संबंध रिश्ते ने अंबर को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। अंबर को लगा कैसा जी सही, पर शौर्य का मानवी के लिए प्यार सच्चा था। उसमें लाख बुराइयां सही, मगर वह किसी को धोखा नहीं दे सकता। मगर उसके और कियारा के बच्चे के रूप में मीरांश को सामने देख अंबर स्पीचलेस हो गई। उसके लिए कोई शब्द, कोई उम्मीद बची ही नहीं जो शौर्य ने चकनाचूर ना किए हो। अंबर की खामोशी देख शौर्य की बेचैनी बढ़ गई। उसे अपनी बातों पर कुछ भी रिएक्ट ना करते देख शौर्य के अंबर सामने आकर खड़ा जो गया। उसने अपने हाथों से अंबर का हाथ थाम लिया। उसे अपने हाथ पकड़ते देख अंबर ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, मगर शौर्य ने जबरदस्ती से पकड़ लिए। अंबर, प्लीज लिसन टू मी, शौर्य जबरदस्ती हाथ पकड़ते हुए बोला। शौर्य को ऐसे बच्चों के सामने बदतमीजी करते देख अंबर ने उसके हाथों से अपने हाथों को छुड़ा लिया। शौर्य, नॉट नाउ प्लीज, कोई सीन क्रिएट मत करो बच्चों के सामने। शौर्य के आगे बोलने से पहले ही अंबर ने उसे डांट दिया। वह शौर्य को डांटते हुए बच्चों की तरफ मुड़ गई। समर, मीरांश को लेकर अंदर जाए, बेबी मम्मा को अंकल से कोई बात करनी है, तब तक आपके अंदर खेलिए, एक बार मम्मा फिनिश कर लेंगी तो आपको बुला लेंगे। बच्चों के सामने शौर्य को सीन क्रिएट करते देख उसने बच्चों को अंदर जाने को कह दिया। अंबर की बात पर बच्चे खड़े के खड़े हो गए और दिनों होता तो समर भी अंबर की बात मान लेती, मगर शौर्य से बात करने की क्यूरियोसिटी के चलते वह रुक गई। उसे रुकते देख मीरांश भी रुक गया।
अंबर तुम बात करो, मैं बच्चों को अंदर लेकर जाता हूँ। बच्चों को अंदर ना जाते देख अगस्त्य उन दोनों को लेकर समर के कमरे में चला गया। उनके जाते ही अंबर शौर्य का हाथ पकड़कर उसे लेते हुए अपने कमरे में आ गई। अंबर को ऐसे हाथ पकड़े ले जाते देख शौर्य बिना कुछ कहे उसके पीछे पीछे चला गया। जैसे ही अंबर अपने कमरे में इंटर हुई उसने शौर्य का हाथ छोड़ दिया। शौर्य तुम्हें जो बोलना है बोलो और फिर बिना कोई तमाशा किए, मैं नहीं चाहती बच्चे हमारे बीच के आर्ग्यूमेंट में पड़े। अंबर पहले तुम ये बताओ कि अगस्त्य देवराज तुम्हारे घर पर क्या कर रहा है। अंबर तुम ऐसे कैसी किसी इंसान को अपने घर पर कैसे बुला सकती जो। अंबर क्या तुम हमारी बेटी के लिए नए बाप को तलाश रही हो। अंबर शौर्य अगस्त्य की जेलसी में भूल ही गया कि उसने अंबर से बात क्या करनी थी। शौर्य की ऐसी बकवास सुनकर अंबर के चेहरे पर अजीब सी हंसी आ गई। वैसे ही ना जैसे तुमने मीरांश के लिए मां ढूंढी है ना शौर्य, तुम्हें कोई हक नहीं बनता ये सवाल करने का। तुम आखिरी इंसान जो किसे मुझसे ये सवाल करना चाहिए। जब मैं तुमसे तुम्हारे और मीरांश के बारे में नहीं पूछ रही हूँ तो तुम्हें भी कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में घुसो। अपना ये तमाशा बंद करो और मीरांश को लेकर जाओ यहाँ से। शौर्य के जवाब के बदले अंबर ने भी कमेंट कर दिया। वह अपनी बात खत्म कर जाने को हुई तो शौर्य ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा नहीं है अंबर, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। तुम इतना समझ लो, मीरांश मेरा बेटा नहीं है। मैं तुम्हें ये तो नहीं बता सकता हूँ कि उसकी माँ कौन है, बस इतना कह सकता हूँ कि मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया है। ट्रस्ट मी। अंबर को जाते देख शौर्य ने रोक लिया। शौर्य के जवाब ने अंबर को हैरान कर दिया। उसका जवाब सुन अंबर उसकी तरफ पलट गई। एपिसोड 75। हाँ सीरियसली शौर्य, तुम्हें लगता है मुझे इस पर यकीन करना चाहिए? अगर ऐसा है तो फिर उस बच्चे का क्या जिसके लिए तुमने मुझे जेल भेज दिया था, क्या वो भी तुम्हारा नहीं था? अंबर लगभग चीखते हुए बोली। शौर्य के उस सफेद झूठ से एक बार फिर उसका दिल टूट गया, पर इस बार खुद के लिए नहीं था। उसे बुरा लग रहा था कि कैसे कोई अपने मासूम से बच्चे को अपनाने से इनकार कर सकता है। शौर्य के इनकार से अचानक उसके जहन में मीरांश की कहीं बात घूमने लगी। ब्यूटीफुल आंटी, डैडी मुझसे प्यार नहीं करते, उन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। डैडी कहते हैं कि मैं उन्हें अपनी शक्ल ना दिखाऊं, मैं उनके सामने भी ना जाऊं, वह कभी मुझसे मिलने भी नहीं आते, ना मेरे साथ मेरा बर्थडे मानते हैं। सबके डैडी तो उनके बच्चों को प्यार करते हैं, फिर मेरे डैडी क्यों नहीं करते? मीरांश की रोती हुई शक्ल याद कर अंबर के चेहरे पर शौर्य के लिए और नफरत भर गई। बोलो ना शौर्य, जवाब दो मुझे। उसकी खामोशी देख वह फिर सवाल करती हुई बोली। उसे सवाल दोहराते देख शौर्य ने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। अंबर मैं जानता हूँ तुम मेरी बातों का यकीन नहीं करोगी, पर यह सच है कियारा और मेरे बीच कभी वो रिश्ता नहीं था। उसके साथ रहने की मेरी अपनी वजह थी, पर जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं था। ट्रस्ट मी। शौर्य यकीन दिलाने की कोशिश करते हुए बोला, मगर उसके मुंह से ट्रस्ट शब्द सुनकर अंबर के चेहरे पर कड़वी मुस्कुराहट आ गई। ट्रस्ट यू? सीरियसली शौर्य, हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? शौर्य तुम आखिरी शख्स जो जिस पर मैं यकीन करती हूँ और तुम कह रहे हो ट्रस्ट मी, टेल मी हाउ। चलो माना मैंने कियारा और तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं था, तो फिर मानवी का क्या? शौर्य क्या तुम मानवी से भी कभी प्यार नहीं करते थे? क्या वो भी एक दिखावा था? अगर ऐसा है तो तुम जैसा प्लेयर मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। पहले मानवी से प्यार, फिर मुझसे शादी और फिर कियारा, और ऐसी कितनी लड़कियां हैं तुम्हारी जिंदगी में? ये भी बता दो कहीं फिर से कोई और बच्चा आकर तुम्हें डैडी तो नहीं कहने वाला है ना? अंबर के सवाल सुन शौर्य गिड़गिड़ा सा उठा। अंबर को यकीन न करते देख शौर्य टूट सा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके सब सच बोलने के बाद भी अंबर उस पर क्यों नहीं यकीन कर रही है। शौर्य का गिड़गिड़ाना देख अंबर ने नजरअंदाज कर दिया। शायद पहले का वक्त तो वह शौर्य की इस बात पर यकीन भी कर लेती, पर अब इतनी ठोकर खाने के बाद उसे समझ आ ही गया था कि शौर्य वह शख्स कभी था ही नहीं जिस पर वह भरोसा कर सकती है। शौर्य और अपनी बेमतलब की उस बहस से अंबर थक सा गई। वह उस बहस को वहीं खत्म करने का सोचकर फिर से शौर्य की तरफ मुड़ गई। शौर्य मैं नहीं जानती तुम्हारे और कितने अफेयर्स हैं, पर मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में दखल देना बंद कर दो। मुझे मेरी बेटी के साथ खुश रहने दो। तुम अपने बेटे के साथ खुश रहो, हम सबके लिए यही बेहतर है, प्लीज। वह मेरी भी बेटी है अंबर, उस पर मेरा भी हक है। अंबर को खुद से समर से दूर रहने के लिए कहता देख शौर्य चिल्ला सा गया, लेकिन इससे पहले कि वह अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाता अंबर ने उसे टोक दिया। कैसा हक? किस हक की बात कर रहे हो तुम शौर्य? मेरी बेटी पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, न कभी होगा। समर सिर्फ मेरी बेटी है, समझ गए तुम? अब तुम्हारी ये बकवास हो गई है तो प्लीज जाओ यहाँ से। अंबर आंखों में गुस्सा लिए हुए बोली। शौर्य की इस बेवजह की बहस से वह ऑलरेडी थक चुकी थी। उसमें अब और ताकत नहीं बची थी कि वह बहस कर सके, पर शौर्य था कि मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था।
मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूँ अंबर, तुम मुझे यहाँ से जाने को कहकर उस अगस्त्य के साथ रहना चाहती हो, पर ऐसा नहीं होगा। शौर्य सवाल करता हुआ ना जाने की जिद लेकर अड़ गया। शौर्य, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मेरे और मिस्टर देवराज के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। उसके मुंह से अपने और अगस्त्य के बारे में बकवास सुनकर अंबर का सब्र जवाब दे गया। उसने शौर्य का हाथ पकड़ा, वह उसे लेकर कमरे से बाहर आ गई। अंबर कमरे से बाहर लाई तो शौर्य अंबर के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर बाहर हॉल में आकर बैठ गया। उसे यूं सोफे पर बैठते देख अंबर ने उसके पीछे अपना दिमाग ना खराब करने का सोचकर उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे शौर्य को वहीं छोड़कर वहां से बच्चों के कमरे की तरफ आ गई। अंबर ने अंदर कदम रखा तो वहां का माहौल और भी मजेदार हो रखा था। अगस्त्य जमीन पर बैठा हुआ था और दोनों बच्चे उसके कंधों पर झूल रहे थे। बच्चों को अगस्त्य के साथ इतना कंफर्टेबल देख अंबर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। समर, मीरांश, मिस्टर देवराज को तंग करना बंद करो, आ जाओ, आप दोनों बाहर आ जाओ और बाहर आकर खेलो। उन दोनों को शैतानी करते देख अंबर ने उन्हें आवाज दे दी। अंबर के आवाज पर दोनों बच्चे अगस्त्य के कंधे से उतरकर बाहर हॉल में आ गए। तो वो दोनों बाहर आए तो बाहर हॉल में शौर्य को देखकर उसके सामने जाकर खड़े हो गए। शौर्य के एक्सप्रेशन लेस चेहरे को देखकर दोनों बच्चे डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि शौर्य के करीब जाए या ना जाए। जबकि हैंडसम होना समर की कमजोरी थी, उसे जो भी शख्स हैंडसम दिखता वह उससे दोस्ती कर ही लेती। शौर्य के लिए भी वह ऐसा ही सोच रही थी, मगर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख वह रुक गई। समर को यूं अपने सामने खड़े होकर बड़ी बड़ी आंखें कर अपनी ओर देखते देख शौर्य के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। समर की एक मुस्कुराहट देख सालों से दफन सारे एहसास एक पल में उसके चेहरे पर उभर कर आ गए। उसका मन हुआ कि वह कसकर उसे गले से लगा ले, पर हर बार की तरह फिर शौर्य ने खुद को रोक लिया। सच जानने के बाद से ना जाने कितनी बार उसने समर से मिलने, उससे बात करने का मन किया, पर हर बार खुद को रोक लिया, ये सोचकर कि सच जानने के बाद समर कैसे रिएक्ट करेगी, वह उसे अपना भी पाएगी या नहीं। हेलो ब्यूटीफुल अंकल, शौर्य को अपनी ओर एकटक देखते देख समर ने खुद ही पहल कर दी। उसके मुंह से अपने लिए ब्यूटीफुल अंकल सुन शौर्य के खड़ूस चेहरे पर भी बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। ब्यूटीफुल अंकल, आपकी स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है, एकदम डैडी की तरह। डैडी भी जब स्माइल करते हैं तो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। शौर्य की मुस्कुराहट देख समर अप्रोच करती हुई उसके पास आ गई। उसके मुंह से किसी और के लिए डैडी सुनकर शौर्य के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। आपको आपके डैडी ज्यादा हैंडसम लगते हैं या मैं? समर के मुंह से विराज के लिए डैडी सुनकर शौर्य जलन के मारे बच्चों की तरह सवाल करने लगा। शौर्य का सवाल सुनकर दूसरे कमरे से बाहर आती अंबर ने सुना तो भी हैरान रह गई। शौर्य को इस तरह विराज से कम्पीट करते देख उसके चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। सैमी, बेबी अंकल को बोलो कि खुद को डैडी से कंपेयर ना करे, बिकॉज डैडी इज द बेस्ट। डैडी इज द बेस्ट, अंबर और समर एक साथ बोल उठे। अंबर और समर के मुंह से किसी और के लिए भी बेस्ट सुनकर शौर्य का चेहरा उतर गया। वह उतरे हुए चेहरे के साथ खा जाने वाली नजरें लिए अंबर को घूरने लग गया। शौर्य की बचकानी हरकतें देख अंबर ने उसे नजरअंदाज कर दिया। वह घड़ी की तरफ देखते हुए अगस्त्य की तरफ मुड़ गई। मिस्टर देवराज, सॉरी आपको लेट हो रहा होगा, पर क्या करूं, चैतन्य अभी तक आया नहीं है। आप एक काम कीजिए, मेरी गाड़ी लेकर चले जाइए, मैं कल दोपहर में आपसे पिकअप कर लूंगी। घड़ी पर रात के 11 बजाते देख अंबर परेशान होते हुए बोली। पर अगस्त्य ने तुरंत मना कर दिया। इट्स ओके अंबर, मैं कोई और ऑटो करके चला जाऊंगा, इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम फिक्र मत करो। आयो शो ना देखिए, अगर आप चाहें तो मेरी गाड़ी लेकर चले जाए, कल वैसे भी हमें साइट पर लोकेशन देखने जाना है तो मैं आपसे गाड़ी ले लूंगी, वह कन्फर्म करते हुए बोली। अंबर की बात पर अगस्त्य ने ज्यादा जिद नहीं की। ठीक, मैं एक काम करूंगा, आपको आपके ऑफिस से ही सुबह पिक कर लूंगा, ये कैसा रहेगा, वह सजेस्ट करता हुआ बोला। तो जवाब में अंबर ने हाँ में सिर दिया। ठीक है, चलिए मैं आपको नीचे तक ड्रॉप कर देती हूँ। अंबर पास से गाड़ी की चाबी लेकर अगस्त के साथ अपने कमरे से बाहर आ गई। वो लोग पार्किंग एरिया पहुंचे तो गाड़ी में बैठते बैठते अचानक अगस्त्य रुक गया। वह अंबर की तरफ देखते हुए बोला, बुरा ना मानो तो तुमसे कुछ पूछूं। वह सीरियस होते हुए बोला, हाँ पूछिए। उसकी बात पर अंबर ने उसे इजाजत दे दी। क्या समर तुम्हारी और शौर्य की बेटी है? आई मीन मिस्टर ठाकुर पिछले दिन कह रहे थे कि आप दोनों की एक बेटी है, फिर मीरांश, तो क्या मीरांश भी आप दोनों का ही बेटा है? नहीं, मीरांश मेरा बेटा नहीं है। हाँ, वह शौर्य का बेटा है, पर उसकी माँ कौन है मैं नहीं जानती, अगस्त्य के सवाल पर उसने जवाब दिया। अंबर की बात पर अगस्त्य और कहते हुए वहां से चला गया। अंबर अगस्त्य को ड्रॉप कर वापस आई तो वहां अंदर का भी माहौल बदला हुआ था।
समर शौर्य की गोद में बैठी हुई उसके साथ खेल रही थी, जबकि मीरांश मायूस सा खड़ा उन दोनों को देख रहा था। उसे अकेले खड़े देख अंबर ने मीरांश को अपनी गोद में उठा लिया। फिक्र मत करो मीरांश, डैडी कुछ नहीं करेंगे, अगर कुछ करेंगे तो मैं यहाँ हूँ ना, मैं डैडी को डांट लगा दूंगी। आप एक काम करो, समर के रूम से अपना बैग ले लाओ, तब तक मैं आपके डैडी से बात करती हूँ। समर बेटा आप भी जाओ, हेल्प करो मीरांश की। अंबर ने दोनों को जाने को कहकर कमरे में भेज दिया। वो दोनों वहां से गए तो अंबर शौर्य के सामने आकर बैठ गई। शौर्य, तुम्हें नहीं लगता कि तुम मीरांश के साथ गलत बिहेव कर रहे? मैं ये तो नहीं जानती कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बस इतना कहना चाहती हूँ कि मत करो, वह छोटा बच्चा है। अगर तुम उसे इस तरह ट्रीट करोगे तो उसके मन में इस बात का असर पड़ेगा जो सही नहीं है। गलत बिहेव से क्या मतलब है अंबर, तुम क्या चाहती हो मैं झूठे दिखावे करूं? वो मुझसे नहीं होगा अंबर, और वैसे भी मीरांश की हर जिम्मेदारी मैं निभा तो रहा हूं, और क्या चाहती हो तुम? अंबर के सवाल पर वह सवाल करता हुआ बोला। शौर्य के जवाब ने अंबर को स्पीचलेस कर दिया। शौर्य के वही पुराने एटीट्यूड को देखकर अंबर ने उसे और समझाने से हार मान ली। वह चुपचाप जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में मीरांश अपना भी बैग लिए बाहर आ गया। अंबर ने उसे सारी चीजें समझाकर शौर्य के साथ भेज दिया और साथ में बहुत सारी हिदायतें भी दे डाली। वो लोग वहां से गए तो जाकर फाइनली उसे सुकून की सांस मिली। अंबर वही सोफे पर जाकर लेट गई। तारांकन। अंबर के घर से निकलकर शौर्य अपने घर पर था। वह वहां पहुंचा और सीधे अपने कमरे में चला गया। मन तो उसका बहुत था मीरांश की क्लास लेने का, पर फिर अंबर की वजह से रुक गया। मीरांश को अपने कमरे में जाने को कहकर वह खुद अपने कमरे में कैद हो गया। शौर्य जैसे ही कमरे में जाने लगा, उसे एक सर्वेंट ने रोक दिया और उसे एक पार्सल पकड़ा दिया जो सुबह कोई उसे देने को कह कर गया था। बिना नाम पाते के उस पार्सल को देखकर शौर्य उसे देखता रह गया। उसने उसे कमरे में ले जाकर खोला तो उसमें रखे हुए फोटोज देखकर उसके हाथ से वह इन्वेल्प नीचे गिर गया। शौर्य तुरंत अपनी जगह से उठकर बाहर की तरफ भाग गया। उसने जल्दी से अपने कमरे से कुछ जरूरी सामान लिया और तने को कॉल लगाते हुए वह वहां से बाहर निकल गया। थोड़ी देर में शौर्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर था। अपने एक हाथ में लगेज और एक हाथ में बोर्डिंग पास लिए शौर्य तने के आगे आगे चल रहा था। शौर्य को इतनी जल्दीबाजी में एयरपोर्ट आने को कहता देख तने भी हैरान रह गया। वह कुछ सवाल करता तब तक तो अंदर जाने का वक्त हो गया। शौर्य बिना कुछ बताए सीधे फ्लाइट में जाकर बैठ गया। शौर्य अब बताएगा भी, हम यूएस क्यों जा रहे हैं, वो भी इतने शॉर्ट नोटिस पर, और मैं क्यों जा रहा हूँ ये बता। भाई मैंने मुंह भी नहीं धोया था और तू मुझे यहाँ उठा लाया, लेकिन ला ही गया है तो ये भी बता कि लाया तो लाया क्यों? अपने आप को सीट पर एडजस्ट करने के बाद तने खुद को सवाल पूछने से रोक नहीं पाया। तने का सवाल सुन शौर्य ने हाथ में पकड़ी हुई फाइल तने के सामने रख दी। उसके हाथ से फाइल लेकर तने ने उसे देखा तो वह भी शौक रह गया। मानवी की जान खतरे में है, पर क्यों? कहाँ? आई मीन कैसे? उस फाइल को देखकर तने हैरानी से बड़बड़ा गया। उस फाइल में मानवी की तस्वीरें थी जिसमें वह किसी चेयर में बंधी हुई थी और साथ में एक नोट लिखा हुआ था जिसमें लिखा था कि उसके पास सिर्फ एक दिन का वक्त है, और साथ में लिखा हुआ था कि अगर सारे सवालों के जवाब चाहिए तो उसे एड्रेस में आकर मिले। उस नोट को पढ़कर शौर्य तुरंत यूएस के लिए निकल गया। पिछले कई दिनों से शौर्य इसी काम में लगा हुआ था। अपने यूएस फ्रेंड की मदद से वह दिन रात मानवी को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था और आज बड़ी मुश्किल से उसे पता भी चला तो मानवी के किडनैप होने की खबर सुनकर वह तुरंत यूएस के लिए निकल गया। तो दोस्तों आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।